किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल पर, तो वो टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसके बेस पर तुम्हारे 9th से कंबाइन करके क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट्स हैं, अगर वो एक ही पॉइंट से ड्रॉन है ऑन द सर्कल, तो उनकी लेंथ मींस ए क्यू ए पी के इक्वल होगी। और उसको प्रूफ भी आ जाता है, 2 नंबर का प्रूफ। मेरे हिसाब से 2 नंबर का ही है, बस 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं। और प्रूफ आप कैसे प्रूफ करोगे? कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके। यस, कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके आप कर सकते हो। तो आरएचएस का यूज, जैसे कि अक्षत ने बोला, आरएचएस का यूज करोगे इन दो ट्रायंगल्स में। बिकॉज यहाँ पर आपको गिवन है ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल होगी, ये कॉमन है हाइपोटेन्यूज, एंड 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल के इक्वल होगा, है ना? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका प्रूफ ये है, आप देख लो एक बार फिर भी। प्रूफ क्या करना है? ए क्यू ए पी के इक्वल हमें प्रूफ करनी है। तो हम ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू पी, ए क्यू सॉरी, दिस वन एंड ए पी ओ, ये दो ट्रायंगल्स लिए। इसमें एओ तो एओ के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज कॉमन, एंड ए क्यू ओ दिस एंगल, दिस वन, एंड ए पी ओ दिस एंगल, ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री ईच। इसका रीजन पूरा लिख सकते हो आप। एंड उसके बाद में ओ क्यू ओपी के इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम सर्कल की रेडियस है ना, रेडाई है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तीन चीजें कॉम हमारे इक्वल प्रूव हो गई। तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, आर एच एस। आर एच एस से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो सीपीसीटी से हम बाकी चीजों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ए क्यू किसके इक्वल हो गया? एपी के। ए क्यू इक्वल्स टू एपी, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया इसका। छोटा सा प्रूफ है, तो 2 मार्क्स का मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट क्योंकि ये एक थ्योरम है, तो इस थ्योरम्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा रखते हैं, तो हो सकता है 3 मार्क्स में भी आ जाए। हालांकि इतने इजी थ्योरम देते नहीं है। क्वेश्चन पेपर में मोस्टली 2 थ्योरम्स आती हैं, और 2 थ्योरम्स में से चॉइस होती है कि आप कौन सी थ्योरम प्रूफ करोगे। गर्व, आई एम नॉट वेल, नॉट वेरी वेल एक्चुअली, थैंक्स फॉर आस्किंग। ये थ्योरम, कोई भी थ्योरम आ सकती है, ये भी थ्योरम थी माधव। फाइन, तो सीजन चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से फीवर थोड़ा थोड़ा, नॉट ज्यादा, सीजनल फीवर। कोरोना नहीं है, डोंट वरी, इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छूटेगा। सो जस्ट सीजनल फीवर, हल्का सा। थैंक यू पूंजी, थैंक यू गर्व। नाउ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज में देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। तो थैंक यू दीपन ख्याति। इतना ज्यादा मैं वैसे वो नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ। थोड़ा बहुत फीवर होता है, तब भी मैं घूमता फिरता रहता हूँ, आप मुझे देख सकते हो। दीपन ख्याति स्पेशली तुम्हारे वो जो पास में पार्क है, उसमें तुम मुझे 8 से 8:30 के बीच में देख सकते हो घूमते हुए। कभी मिलने का मन हो तो यू कैन। एक्सरसाइज 10.2, अगेन
जो फिगर है वो बहुत केयरफुली बनानी है। नॉट अशोक वाटिका, जो इंस्टीट्यूट के पीछे पार्क है। देखो, एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है, जब भी टेंजेंट की बात होगी तो उसमें टेंजेंट का पॉइंट दिया होगा। वो पॉइंट बहुत केयरफुली बनाना है। हो सकता है वो पॉइंट उन्होंने सर्कल के ऊपर दिया हो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या फिर वो पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉन हुई है सर्कल के ऊपर। तो यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर्स, एंड जो क्यू पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस है। जब सेंटर से डिस्टेंस है इस क्यू पॉइंट का, दैट मींस ये क्यू पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज रेडियस तो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। दैट मीन्स कि जो क्यू है वो रेडियस का पार्ट नहीं है। तो इसकी फिगर क्या बनेगी? इसकी फिगर ये ऐसी बनेगी। एक क्यू पॉइंट है जहां से एक टेंजेंट ड्रॉन है, और इस क्यू पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स, और टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप सबको पता है कि ये सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी से बताओ, सर्कल की रेडियस क्या आएगी? बिना आंसर चेक किए जल्दी से ऐसे ही बता दो। मैं पूरा सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बोल रहा, रफ कैलकुलेशन करो और बताओ सर्कल की रेडियस क्या होगी। यस क्रिश, क्रिश तुम्हारे मार्क्स नहीं मिले। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, मैंने बोला है रफली कैलकुलेशन करके जल्दी से बताओ कि क्या आएगा आंसर। अच्छा ओके क्रिश, बताना जब आएंगे मार्क्स। यस काशी। क्रिश एंड काशवी ने आंसर दे दिए। ओके वेरी गुड। एक्चुअली हाँ, इस वक्त ऑटम ब्रेक होता है और हॉलीडेज पड़ते हैं, होता है। मैंने भी सोचा था कि मैं थोड़ा लंबा ब्रेक लूंगा, बट फिर कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम्स अभी चल रहे हैं तो। यस पूंजी करेक्ट। आरना नो, ठीक से कैलकुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो और देखो कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है। ओके चलो ठीक है क्रिश। तो तुम्हारी एग्जाम्स ओवर है, अगर रेस्ट करने का मूड नहीं है तो तुम रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, एंड आस्क मी फॉर शीट्स, अगर तुम्हें शीट्स चाहिए या कोई किसी स्पेसिफिक चैप्टर के असाइनमेंट्स चाहिए तो यू कैन आस्क मी। जिस किसी को भी करनी है रिवीजन। यस सुरभि करेक्ट। यस गर्ल करेक्ट। यस अक्षत गुप्ता। दीप एंड ख्याति करेक्ट। रुद्र करेक्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, आना देखो तुमने कैसे किया देखना। गिवन हमें दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ 24 सेंटीमीटर्स एंड वी हैव OQ 25 centimeters distance from the center. OP is the radius of the circle which we need to find. Since PQ is a tangent, ये आपको मेंशन करना होगा कि आप राइट एंगल ट्राइंगल इसको क्यों कंसीडर कर रहे हो। कंसीडर करने के लिए यस माधव। ओके पूंजी। भव्या, इतना बड़ा आंसर क्यों? 34.6 नहीं आएगा। आपको बताना होगा कि 90 डिग्री का एंगल, बता तो दिया माधव। यस, एनसीईआरटी करो पहले, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी। कितनी बार मना किया है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेगा कोई अभी। फाइन, तो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू,
तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये मेंशन नहीं करा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्रायंगल ओपीक्यू में अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एंड देन उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा √49 या 7। ये हो गई रेडियस ऑफ द सर्कल। देख लो जिस जिसका इनकरेक्ट था आंसर, भव्या, आरना एंड आस्क मी अगर इसमें कुछ डाउट है तो। इतने में पानी पी लेता हूँ। ओके कृष्ण, थैंक यू अक्षर। मैं बहुत सारे सिट्रसेस में जूसेस ले रहा हूँ। फॉर्मूला गलत यूज नहीं करना है भव्या। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+b=c नहीं होता है, स्क्वायर कौन करेगा? हाँ, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन में फिगर दी हुई है और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं भी 2-3 क्वेश्चन दूंगा, तो प्लीज पेन पेपर लेकर बैठना। ये फिगर गिवन है और इसमें आपको ये एंगल 110 दिया हुआ है। इस चीज में ध्यान रखना, बहुत सारे जो टीचर्स होंगे वो क्या बोलेंगे कि आप डायरेक्टली इस एंगल का और ऑपोजिट एंगल का सम 180 ले सकते हो, बट आपको डायरेक्ट दोनों का सम 180 नहीं लेना है। ठीक है? क्यों ले सकते हो और क्यों नहीं ले सकते हो वो अभी जब सॉल्यूशन करेंगे तब बताता हूँ। सॉल्यूशन में दिया हुआ है हमें, सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में सेंटर अगर मेंशन है तभी आप सेंटर लोगे, अगर सेंटर मेंशन नहीं है तो आप सेंटर कंसीडर नहीं करोगे इस चैप्टर में स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सेंटर नहीं गिवन होगा, तो आप अपनी तरफ से सेंटर कंसीडर नहीं करोगे उसमें कि यहाँ पर सेंटर ये पॉइंट है या वो पॉइंट है। फाइन, कोई प्रॉपर्टी लग रही है उस बेस पर कर सकते हो, बट अपने आप वैसे ही कि यहाँ पे होगा ऐसे नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमें POQ गिवन है 110 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PTQ। ऑफ कोर्स इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसे हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर फिगर से देख के पता लगाना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, तो उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करने चाहिए। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कंसीडर कर सकते। हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये 90 का है, ये 90 का है, इन दोनों का सम 180 है, इसीलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
फाइन, नो, इट्स नॉट अ थ्योरम। कौन सी थ्योरम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम सिर्फ ये होती है कि उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करने चाहिए। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीचर्स बोल देते हैं कि ये एक थ्योरम है कि इसका और इसका सम हमेशा 180 होता है। नहीं, ऐसी कोई थ्योरम नहीं है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 होगा। हालांकि होता है, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। आई नो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, बट आप ऐसा कुछ भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये कोई थ्योरम नहीं है। यस, अच्छा किया। और वही मैं बात बोल रहा था कि काफी सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि आप डायरेक्ट इन दोनों का सम 180 ले लो, बट आपको डायरेक्ट इन दोनों का सम 180 नहीं लेना है। होता है लेकिन लेना नहीं है, आपको चारों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले मेंशन करोगे कि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। और फिर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स हैं इसकी, फोर साइड्स की क्लोज्ड फिगर है, तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे। और इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? 360 डिग्रीज। तो उसका यूज करोगे आप। यहाँ पर तो मेंशन कर दिया दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इस प्रॉपर्टी की वजह से। एंड नाउ quadrilateral POQT angle this equals to 360 degrees angle sum property of quadrilateral। प्लीज खाली एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखना है। करेक्ट? तो 110 डिग्रीज तो हो गया POQ जो कि क्वेश्चन में गिवन है। TPQ एंड TQP दोनों 90 डिग्रीज के है। PTQ हमें कैलकुलेट करना है। तो इन सब का सम 290 हुआ। PTQ की वैल्यू 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्रीज। सो PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। देख लो, इस तरह से करना है। आपने अगर डायरेक्ट लिख दिया दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप कैसे कह सकते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? उसको प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों का सम भी शो कराना पड़ेगा। तो उससे स्टेप्स आपके बढ़ेंगे ही, कोई आपको इजी नहीं होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेटर है कि आप सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि इसके दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। और इनको 180 प्रूव करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी कि ये 90 का है, ये 90 का है। तो इतना बड़ा क्यों करो आप, है ना? डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते कि इन दोनों का सम 180 होता है, ऐसी कोई थ्योरम नहीं होती। ना ही इसका कोई आपके पास रीजन होगा, सिवाय इसके कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं। उस केस में आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट्स व्हाई आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। टीचर्स बोलेंगे कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको मार्क्स भी डायरेक्ट ही मिलेंगे। 2 मार्क्स का हुआ तो 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क्स का हुआ तो 1.5 मार्क मिलेगा। सिंपल। समझ आ गया सभी को? नो शॉर्टकट इस चीज में। ये कोई थ्योरम नहीं होती कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। टीचर्स हमेशा बोलेंगे, आपके 80% जितने भी आप स्टूडेंट्स हो उसमें से 80% स्टूडेंट्स के टीचर्स यही बोलेंगे कि इसमें आप 180 लिख सकते हो। नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जस्ट 1 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ टीचर्स शॉर्टकट वे से करा देते हैं, आपको जो नहीं करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन है एक सर्कल पर, सच दैट वो दोनों जो इंक्लाइन कर रही हैं एक दूसरे पर, इंक्लाइन मींस जहां पर टेंजेंट्स मिल रही हैं एक दूसरे से, वो वाला एंगल। इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, जहां पर कोई दो रेज मिल रही होती है या कोई दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे होते हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर वो एक दूसरे पर इंक्लाइंड हो रही है। तो फिगर इसकी नहीं मिलेगी आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ये इस एंगल की बात कर रहे हैं जहां पर ये एक दूसरे से मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये वाला एंगल 80 डिग्री का है। वी नीड टू फाइंड एंगल पी ओ ए। फिगर बहुत केयरफुली बनानी है, पी ओ ए, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। सिर्फ इतना छोटा सा एंगल, पूरा नहीं, सर्कल का जो सेंटर वाला एंगल है वो नहीं, इसका ये वाला एंगल। अब इसमें भी जो टीचर्स है वो क्या कहते हैं कि ये वाला एंगल इस पूरे का हाफ होता है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बट आप नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसी भी कोई थ्योरम नहीं है कि ये एंगल इसका हाफ होगा। तो हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करके, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये एंगल कैलकुलेट किया था, इस बार हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे। साफ दिख रहा है कि ये वाला 100 का आ जाएगा, है ना, ये 80 का, ये 100 का आएगा क्योंकि ये दोनों 90 90 के हैं। उसके बाद में हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाला एंगल इसके इक्वल करेंगे, जिससे क्या होगा, ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। बट हमें वो प्रूव करना होगा। हमेशा होता है ये इसका हाफ, लेकिन आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू शो दीज स्टेप्स कि ये छोटा एंगल मींस पीओए एओबी एंगल का हाफ क्यों है। उसके लिए आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। यस अक्षर गुप्ता, करेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, ये सेंट्रल एंगल निकालते हैं, जो सेंटर का एंगल है उसको कैलकुलेट करते हैं। सेंटर का एंगल कैलकुलेट करने के लिए सेम स्टेप्स जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। वी हैव दिस एंगल, we have radii perpendicular on point of contact OA, PA पर perpendicular है and OB PB पर perpendicular है। Radius is always perpendicular on point of contact। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद में जब परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल्स हो गए 90 90 डिग्रीज के। 90 90 डिग्रीज के हो गए तो अब हम क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी एंगल सम वाली अप्लाई करते हैं। this plus this plus this plus this equals to 360 डिग्रीज। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उससे हमारे पास ये एंगल आ गया 100 डिग्रीज का। ठीक है, ये एंगल सेंट्रल एंगल है जो सेंटर पर है। इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है जो कि मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा कभी भी कोई इंटरनल एग्जाम हुआ होगा जिसमें वो एग्जाम्पल ना आया हो। एग्जाम्पल नंबर मुझे नहीं याद वो क्या है, उसमें सम एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल सम, वो वाला कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। प्लीज वो एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना, स्टेप बाय स्टेप। छोटा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पूरी बुक में से। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस एग्जाम्पल की है एग्जाम्स में आने की, और वो इसी वजह से क्योंकि इस चैप्टर का वो एक इकलौता अच्छा क्वेश्चन है, छोटा यट ट्रिकी, थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है।
यस, इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज से पहले वो दिख जाएगा, उसकी फिगर कुछ ऐसे होगी। देखो मेरे पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की, अदरवाइज मैं अभी बता देता कौन सा है वो। कहाँ है मेरा बोर्ड? कुछ ऐसे ऐसे है वो, ऐसे कुछ फिगर है उसकी। ठीक है, कुछ इस टाइप की फिगर है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो। और देख लेना, आपके जब भी ये टेस्ट होगा इस वाले चैप्टर का, वो एग्जाम्पल टीचर दे ही देंगे। एग्जाम्पल 3 है जो भी है, ऐसी फिगर है उसकी। एक बार याद दिला देना जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो मैं उसको करा दूंगा, क्योंकि बुक में वो शायद दूसरे मेथड से दिया हुआ है, ये इजी मेथड से भी हो सकता है। 9th वाली प्रॉपर्टीज अगर याद रखोगे तो भी इजीली हो जाएगा। 9th 8th की जो भी है, इजी चैप्टर, इजी एग्जांपल है बहुत, कोई इसमें न्यू प्रॉपर्टी नहीं लग रही। बस ये 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल, बाकी सब हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 या 3 जो भी है, देख के बताऊं मैं? जस्ट गिव मी मिनट, चलो बता ही देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है। क्लास 10th एनसीईआरटी। चैप्टर 10 ये रहा चैप्टर 10। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 212 पर। यस अक्षत, दैट इज the one. Example 2 on पेज नंबर 212, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और ऐसे करने की जरूरत नहीं है जैसा इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, मे भी समझना आए इससे। तो इसका सिंपल सा इजी सा भी मेथड है, आप उससे भी कर सकते हो। वो मैं बता दूंगा कैसे होना है, जब चैप्टर फिनिश हो जाए तब याद दिला देना। मतलब वो होता तो ऐसे ही है, बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, 90 माइनस हाफ थीटा, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। इजिली स्टेप से वो किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल ट्राई करना, खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये 9th की अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है और 10th की ये वाली प्रॉपर्टी याद है, तो खुद कर सकते हो। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उसको याद रखना। तो खुद ही आपसे हो जाएगा, आपको इसका सॉल्यूशन देखने की प्लीज जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन देख के करना चाहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर है सॉल्यूशन ना देखो और अपने हिसाब से करो। ट्राई करके देखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 100 तो आ गया। अब क्या करेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमें तो ये आधा निकालना है। इस आधे एंगल को प्रूव करने के लिए कि ये आधा है इस पूरे एंगल का, तो पहले हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा दो ट्राइंगल्स को। तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। बताओ ये दोनों ट्राइंगल कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से, नॉट प्रॉपर्टी, which congruency rule you can apply to make them congruent? बताओ सभी। यस अक्षत गुप्ता। ओके, SAS, RHS, yes you can use SAS as well। इसमें SAS भी यूज हो सकता है, इसमें RHS भी यूज हो सकता है, इसमें SSS भी यूज हो सकता है। देखो तीनों साइड से इक्वल है, तो कुछ भी यूज कर लो जो आपको सही लगे। RHS तो है ही,
SAS भी यूज कर सकते हो, साइड एंगल साइड, एंड SSS भी यूज कर सकते हो। मैंने SSS से किया है, तो आप देखो यहाँ पर ट्राइंगल PAO एंड PBO में PA PB के इक्वल है। अभी करा था माधव, देखा नहीं था पहले कैसे किया था स्टार्टिंग में ही। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूस और ये अदर साइड, सबसे पहले यही कराया था। RHS से कैसे होगा? PA PB के इक्वल है, AO BO के इक्वल है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, और ये है कॉमन, तो तीनों इक्वल हो गए। SSS से हम तीनों को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। आप RHS से कर देना, SAS से कर देना। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल POA POB के इक्वल हो गया, और ये दोनों मिलकर AOB एंगल बना रहे हैं। POA प्लस POB AOB के इक्वल है। POB को हम POA लिख देंगे, जिससे ये ट्वाइस POA हो जाएगा। POA प्लस POA ट्वाइस POA, और AOB की वैल्यू 100 डिग्रीज, तो POA की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज। ठीक है, ये करना जरूरी है। टीचर्स ये वाला स्टेप स्किप करा देते हैं, वो कहते हैं आप डायरेक्ट ये वाला एंगल इसका हाफ लिख सकते हो। प्लीज मत करना ऐसा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है। होता है, ये हमेशा होता है, इक्वल होता है इसके हाफ के, बट आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आप उसके आगे लिखोगे क्या? अगर आपने इसके हाफ लिख दिया तो क्या रीजन दोगे? आप खुद ही नहीं पता होगा आपको कि क्या रीजन होगा इसका, तो इसी वजह से आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसका कोई रीजन नहीं है आपके पास, ये हाफ क्यों है। उसका रीजन अगर देना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। हमने पूरा रीजन दिया है, आपने डायरेक्ट हाफ लिख दिया तो उसमें कोई रीजन मेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्क्स हो जाएंगे कट। और इसके एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सर्कल्स चैप्टर एंड सिमिलर ट्रायंगल्स दोनों का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करके देखना, इसकी भी रिपीटेशन बहुत हुई है एग्जाम्स में, और इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के यूज से ये जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का आपने यूज नहीं किया तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, बट उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिमिलर ट्रायंगल से हार्डली 3 या 4 स्टेप्स आपको लगेंगे। आप चाहे तो सॉल्यूशन में देख सकते हो अगर आपको समझ में आए तो, अदरवाइज आप खुद भी देख सकते हो कि इसमें हम कौन कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके अपनी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला भी एग्जांपल करके देख लेना। दोनों ही एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। मोस्टली क्वेश्चंस तो जो आते हैं वो फिगर 18.13 वाला क्वेश्चन काफी आया है। बाकी ये दो एग्जांपल्स जो है इनकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुई है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्पेशली एग्जांपल नंबर 2। छोटा सा चैप्टर है तो एग्जांपल्स 2-3 ही है, वो भी करके देख लेना। एंड जब नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं उसमें एग्जांपल्स भी कराऊंगा। मैं उसमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कम मेंशन करूंगा, इंक्लूड करूंगा, और एग्जांपल्स सारे ही उसमें कवर अप करने की कोशिश करूंगा, सो डैट कि आपका जो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर अप हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स में से ही आते हैं और वो हमने अभी करे नहीं है। मैंने तो नहीं करवाया, आपने करे या नहीं करे आई डोंट नो, तो वो भी मैं कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एनसीईआरटी आपकी पूरी की पूरी हो जाएगी रिवीजन के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में, और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वो एग्जाम पर्पज से नहीं, वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और आपके जो स्किल्स हैं जो आपने बेसिक सीखा है एनसीईआरटी से उसको चेक करने के लिए और उसको और इम्प्रूव करने के लिए होगा। उससे आपकी रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रांग होगी। आपने अगर क्वेश्चन पेपर के वो देखे हो जो बेस होता है उसमें रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस होते हैं। रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस मींस आपने जो भी
प्रीवियस क्लासेस में किया है वो आपको कितना याद है, उसको चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं। कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के होते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको आप कितना समझते हो। मींस उसको अगर उन्होंने किसी थोड़ी ट्रिकी लैंग्वेज में दे दिया या कोई फिगर उन्होंने ट्रिकी दे दी तो क्या आप उसको सॉल्व करने में कैपेबल हो या नहीं हो, है ना। और ऑब्जर्विंग के होते हैं क्वेश्चंस की फिगर दी होगी और उसमें से आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये बेस होता है एनसीईआरटी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर का। आपने अगर चेक किया हो इनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टैंडिंग के कुछ होते हैं, रिमेम्बरिंग पावर के कुछ होते हैं और ऑब्जर्विंग के कुछ अलग होते हैं। तो ध्यान रखना कि आपको सारे के सारे प्रीवियस क्लासेस की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। 10th का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ 10th की बुक नहीं है। 10th का मीनिंग है आपने आज तक जो भी पढ़ा है फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक वो सभी। फाइन, तो जस्ट अ मिनट। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो तुम ट्राई करके देखना। एक सर्कल है और कहाँ है सर्कल, ये रहा सर्कल। सर्कल है और इसका सेंटर गिवन है ओ, और इसकी दो रेडियाई है, रेडाई। ये ले लेते हैं आगे पैर, पी एंड क्यू। फाइन, साथ में एक कॉर्ड है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और एक है टेंजेंट। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये है सेंटर, ये है टेंजेंट। टेंजेंट एक ही लाइन कंसीडर कर लेता हूँ, ये सपोज कर लो R है। एंड आपको एंगल गिवन है ये वाला, ये एंगल है 50 डिग्रीज का। तो आपको बताना है एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल ओ क्यू पी, इन दोनों की मेजरमेंट्स बतानी है। ऐसे ही बता सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रॉपर्टी लगाओ, रफली सॉल्व करके बता सकते हो। इजी सा क्वेश्चन है। ओके पूंजी, करेक्ट। ठीक है, पूंजी ने दोनों जवाब सही दिए। क्रिश के भी जवाब, एक जवाब सही। और हम ठीक है। करेक्ट। क्रिश दूसरा एंगल कितने का होगा? ठीक है, तो पूंजी, अरम और कृष्ण ने तो सही जवाब दे दिए। देखते हैं आप लोग कितना बाकी के स्टूडेंट्स सही जवाब देते हैं या नहीं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो अभी बताई है उन्हीं का यूज करो
एंड बता दो क्या आंसर है इसका। नो अक्षत, देखने में 90 लग रहा है इसलिए तो नहीं बोल रहे, वो 90 का है, 90 का नहीं है वैसे वो। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हो, बड़ी जल्दी जल्दी बातें करते हो, आप जल्दी से जवाब दो। हेलो माधव, 4 डिग्री का कोई एंगल नहीं है। हाँ 40 ठीक है। यस अक्षत, वो 40 का है तो बाकी कितने का होगा। यस रुद्र, नो रुद्र, सेंटर वाला 40 का नहीं है, पी ओ क्यू इज नॉट 40। यस अक्षत, पूरा नाम लिखा करो एंगल का प्लीज, नॉट एंगल पी, नॉट एंगल क्यू, नॉट एंगल ओ, पूरा नाम एंगल पी ओ क्यू। ठीक है भव्या, करेक्ट। अक्षत गुप्ता बताओ 40 का, रुद्र कौन सा 40 का होगा बताओ जल्दी से। पी ओ क्यू इज नॉट 40, एंगल का नाम गलत लिखा है आपने। नो माधव, गलत। ओ ओ क्यू आर, आर तो है ही नहीं, ओ क्यू आर किसी ने पूछा भी नहीं, ओ क्यू आर क्या होगा। ठीक है अक्षत गुप्ता। तान्या नो, 50 डिग्री नहीं होगा। ठीक है रुद्र, ओ क्यू पी 40 डिग्री करेक्ट। आना ठीक है, एक ठीक है एक गलत है, दूसरा वाला सही से करो। नो माधव गलत। गर्भ एक सही है, एक गलत है। 41, 40 वाला इज करेक्ट, 110 इज नॉट करेक्ट। नो आना। ध्यान से देखो, इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस एंगल्स करना है। अगर आप, आपका आंसर रफली कैलकुलेशन करने से आ रहा है तो एक बार फाइन फेयरली करके देखो, हो सकता है रफली आप ठीक से ना कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स आइसोसेलेस है, दो रेडाई है, इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस होगा। यस गर्भ नाउ करेक्ट। यस काशवी करेक्ट। देखो जिस जिसका गलत हो रहा है। यस दीपन ख्याति करेक्ट। यस रुद्र नाउ करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस सुरभि करेक्ट। ठीक है, जिस जिसने नहीं किया है देखो मैं बता देता हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए, वैसे 2 मार्क्स का हो सकता है, दो एंगल्स पूछे तो। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने दो एंगल्स। एक तो बताना है ये वाला जो कि इक्वल होगा इसके। इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है, रेडियस इक्वल होती है, रेडाई इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, 90 का। ये पूरा एंगल 90 का है, 90 में से 50 चले गए यहाँ तक के, तो बचा कितने का, ये 40 का। ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, 40 का। और किसी ट्रायंगल में दो एंगल 40 40 के हैं, ये ट्रायंगल है, ये भी 40 का है और ये भी 40 का है,
तो ये कितने का आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके 180 माइनस 40 प्लस 40 दैट इज 100 180 माइनस 80 100 डिग्री का। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारी फिगर्स के क्वेश्चंस हैं, इसकी शीट में अपलोड कर दूंगा। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें नाइन्थ की प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी। ध्यान रखना वो एंगल इन द सेम सेगमेंट वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो तुमने नाइन्थ में करे थे, इस टाइप के थे और इस टाइप की जो फिगर्स थी, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में मोस्टली। तो ये वाली प्रॉपर्टीज अगर ध्यान नहीं है तो नाइन्थ की एक बार बुक फिर से पढ़ लेना, सर्कल्स चैप्टर वाला जो टॉपिक है। अदरवाइज आप रोगे, समझे? जा सकते हो 10वीं कक्षा के छात्र, आज के लिए